एक जो उसमें था ना, कैम कैम जो चार्ट था, हाँ हाँ। उसमें बाकी सारी चीजें हैं, बट जहां तक मैंने देखा है, यूनानी जो हमारा जो है मेडिसिन है, वो उसमें कहीं नहीं। बट यूनानी भी पहले बहुत फेमस था, मे बी जैसे आयुर्वेदिक था। तो क्या क्या चीज मेरा यूनानी जो क्या? हाँ, यूनानी मेडिसिन है ना, जैसे आयुर्वेदिक है वैसे यूनानी भी पद्धति जिसमें मेडिसिन का ट्रीटमेंट होता है, हम्म। वो उसमें कहीं मेंशन नहीं है। और मे बी आई थिंक पहले आयुर्वेदा था, उसके बाद यूनानी आया। एलोपैथी तो बहुत बाद में आया है। हम्म। तो उसमें वो चक्र में कहीं भी मेंशन नहीं है यूनानी है, मे बी कैसे नहीं है वो तो अच्छा, तो एक। यूनानी और आयुर्वेद आर ऑलमोस्ट सेम, कोई बहुत मेजर हाँ फर्क नहीं होता। हाँ, बट उसको अगर सेम है तो उसको हम सिर्फ आयुर्वेदा ही कॉल कर रहे हैं, उसको यूनानी वर्टिकल नहीं कॉल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने मतलब देखा है। एक्चुअली इसमें बहुत सारी और भी मोडेलिटी नहीं लिखी हुई है, बट हम्म। प्राइमरली वो जो है, क्योंकि यूनानी और आयुर्वेद में अगर हम मेडिसिन और उसका प्रोसेस देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आयुर्वेद में क्या होता है, जड़ी बूटियों से उन्होंने जो है आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से उन्होंने उसका यूसेज बनाया है। अब यूनान जो ग्रीस वाला जो पार्ट है, उसमें जड़ी बूटियां जो है वहां पर पैदा ही नहीं होती थी। नमस्कार वेंकटेश जी। नमस्ते सर जी, नमस्कार कैसे हैं? नमस्कार। बढ़िया जी बढ़िया। अनिल जी कैसे हैं? बढ़िया जी। अब ये स्क्रीन कैसे चेंज होगी मेरे को ये भी नहीं पता। अच्छा, शायद अन- मैं अपना ही डालूंगा, नहीं। अच्छा, पीपीटी तो मुझे भी खोलनी है, ओके। हाँ, पीपीटी खोल के उसके बाद शेयर करना है। गॉट। अभी आ गया ना? हाँ राइट। तो अभी अनिल जी ने क्वेश्चन पोस्ट करा कि हमारा जो सिस्टम था उसमें इस स्लाइड में ये क्यों नहीं लिखा हुआ, यूनानी प्रोसेस क्यों नहीं लिखा हुआ। आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, ट्रेडिशनल चाइनीज है, यूनानी नहीं लिखा हुआ है। हम्म, तो मैं उसका आंसर कैसे कर रहा था कि सबसे पहले तो यूनानी का इन्वेंशन हुआ कैसे, इन इटसेल्फ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें कोई आइडिया है अनिल जी आपको? नहीं, ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मतलब ज्यादा इसमें डीपली मैं अंडरस्टैंडिंग, जब मैं अपना ये फिटमी वाला रिसर्च कर रहा था उसी टाइम पे मैंने देखा कि आयुर्वेदा कैसे आया, हम्म एलोपैथी कैसे आया, यूनानी कैसे आया। हम्म तो एक मुझे एक लिटरेचर मिला, उसमें उसमें ये मेंशन था कि स्टार्टिंग में मे बी आई थिंक जब हमारा ये रामचंद्र जी वाला और ये उस टाइम का कलयुग था, उस टाइम कोई और मेथड नहीं था। कोई जैसे इंजरी होती थी अपने उसमें, सोल्जर्स को इंजरी होती थी, वो क्या करते थे, जड़ी बूटियों, जैसे आपने उसमें भी देखा है रामायण में भी, जब लक्ष्मण जी को वो लगी तो जड़ी बूटियों से ही उनका लेप, वो एक वो ड्रॉप बनाया और पिया। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि दूसरी कंट्रीज में उसको थोड़ा सा मूव कर दिया, यूनानी पे आ गया। और तब तक सर्जरी वगैरह कोई कहीं तक नहीं था कि ऐसी सर्जरी भी कहीं होती है, किसी में सर्जरी नहीं थी। तो एक मैंने कहीं लिटरेचर में पढ़ा था कि एक किसी उसमें सोल्जर ने उसने एक अपने टूल्स बनाए थे अलग टाइप के, जिसको सर्जरी सर्जरी का बाद में रोल दिया कि अलग, हम्म जैसे वही बना दिया एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट टाइप के। उससे सिर्फ वो एक पर्सन ही था जो सर्जरी करते थे ड्यूरिंग दिस, जो भी इनका वार वगैरह होता था उस टाइम पे। फिर ये धीरे धीरे से कन्वर्ट हुआ, आपके सर्जरी में आ गया, उनको ये अलग से वो दिया था। यूनानी बाद में आए, किसी डिफरेंट कंट्रीज वालों ने उस चीज को एडवांस किया। एडवांस मीन्स जो हमारा आयुर्वेदिक है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यूनानी नाम दिया उसको। जहां तक मैंने ज्यादा डीप में नहीं गया, क्योंकि मैं तो योगा वेलनेस में ही, मेडिटेशन में अपना रिसर्च किया था। बट हाँ, यूनानी मैंने देखा था कि
एलोपैथी से पहले यूनानी आया था, ओके, बाद में तो फिर पहली एलोपैथी बात और तो ये सर्जरी। बताइए, आप दोनों जनों ने प्रिंट आउट लिए नहीं लिए अभी तक? नहीं लिया है। नहीं सर, हाँ, मैंने भी तो नहीं अब लिया जैसे क्योंकि ये मैं। वाला क्वेश्चन जो है, मैं 4 साल से क्लास ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास पहली बार आया हम्म, कि इस मैट्रिक्स ओके। में यूनानी क्यों नहीं लिखा हुआ। ये मेरे 4 साल से ये वाली मेरी ऑलमोस्ट परमानेंट स्लाइड है, चीजें जुड़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को ऐड करिए। ये ये क्वेश्चन लिखा होना चाहिए टेक्स्ट नोट्स के अंदर कि हमने इसके तौर पे यूनानी क्यों नहीं है इसमें। और अब मैं आपको प्रिंसिपल स्टोरी सुनाता हूँ। जो सबसे पहला पार्ट था स्टोरी का, वो कैसे था कि सिकंदर जब भारत में आया, तो भारत में सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। एरिस्टोटल। हाँ, एरिस्टोटल, या उसको वैसा नाम जो था हमारे यहाँ जो जाना जाता था उसको अरिस्तु, अरस्तु कहते थे। तो अरस्तु ने सिकंदर को तैयार करा था। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी चाणक्य थे, वैसे ही अरस्तु के गुरुजी, अरस्तु सिकंदर के गुरुजी थे। तो अरस्तु ने जब सिकंदर को बताया कि तुम विश्व विजय के लिए निकलो, तो वहां पर उसने बोला कि जब तुम वहां जाओगे, भारत में जाओगे, तो मेरे लिए 3 चीजें लेकर आना। एक तो भारत के वेद, भारत का गंगा जल, और श्रीमद् भगवत गीता। ये 3 चीजें मुझे तुमसे चाहिए, तो तुम्हारी विश्व विजय में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिकंदर ने विश्व विजय करी भी। केवल भारत आके जो है वो, मतलब भारत में वो अंदर आ ही नहीं पाया, अफगानिस्तान बॉर्डर के पहले ही वो वहां से वापस चला गया था। बट जब वो यहाँ पर आया, आने से पहले उसने यहाँ के जो वैद्य वगैरह जो थे उनको सबको जो है वो वहां पर ले गया, क्या कहते हैं, ग्रीस में। और यूनान में ले जाने के बाद वहीं पर ही वो सारे लोगों ने वहीं पर ही शादियां कर ली, वहीं पर ही घर बसा लिया। तो उनसे ये कहा गया कि अब आप यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए, अब आप वापस तो जा नहीं सकते, तो अब आपको क्या चाहिए वो बताइए। तो उन्होंने फिर देखा कि भले ये पूरा एरिया ऐसा है, इसमें कोई खास जड़ी बूटियां तो हमारी उगती नहीं है जो भारत में उगती हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्ट कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने शुरू करे कि ये वाली जड़ी बूटी किस चीज के अंदर इसका ऑल्टरनेट उसमें मिलेगा। तो कुछ खनिज पदार्थ ढूंढे, कुछ ऐसे करके, तो उनका जो तरीका था वो कोर कॉमन था। ठीक है, ये पहला पार्ट है कि यूनान में जो गया था वो सिकंदर के टाइम पर गया था, इसलिए वो यूनानी पद्धति कहलाती है। और मेजॉरिटी जो मेडिसिन हैं वो सेम है, मेजॉरिटी मतलब 80% सेम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आयुर्वेद की एक बड़ी प्रोमिनेंट सी मेडिसिन है योगेंद्रस। तो योगेंद्रस जो है वैसा ही मिलता जुलता एक है हार्ट का कंपाउंड जो है वहां पर भी है। तो प्रिपरेशन में एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, फंक्शनैलिटी और हेडिंग सेम है। जैसे मतलब अबरक भस्म वहां पर भी है, चांदी की भस्म वहां पर भी यूज होती है, ऐसे करके भस्म दोनों जगह कॉमन है। मैं मेरी सर बात मे समझा बी, पा रहा हूँ? हाँ मे बी सॉल्ट जो सेम है, बाकी उसका नेमिंग और प्रिपरेशन डिफरेंट है, राइट? मतलब सॉल्ट में प्रिपरेशन भी इंक्लूड होती है, खैर। बट जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स 80% सेम है। ओके। इंग्रेडिएंट सेम है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। सॉल्ट हम्म। सेम कहना जो है वो सही नहीं होगा। मतलब इंग्रेडिएंट्स प्रिंसिपल है। सॉल्ट को देखकर उसके 80% क्वालिटीज उन्होंने इसलिए ले पाए क्योंकि वो वहां पर उसका पार्ट था। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि भाई यूनानी जो है उसका ओरिजिन कितना पुराना है। तो एज यू राइटली सेड कि वो यूनानी वाला जो एली पार्ट है वो तो पूरी दुनिया को पता है कि यूनानी मेडिसिन प्रोसेस इंडियन ओरिजिनल सिस्टम से ही क्रिएटेड है। एलोपैथी जो है वो अभी पिछले 150 साल की देन है। आयुर्वेद में एक पार्ट होता है विष चिकित्सा जिसको कहते हैं। तो वो पैथोलॉजी, वो पैथोजन ड्रिवन जो पूरा पार्ट है वो इससे होता है। जो एलोपैथी का बेस है उसको विष चिकित्सा के आधार पे करते हैं हम। मैं मेरा पार्ट समझा पाया, नहीं समझा पाया? हाँ जी, हाँ जी। विष चिकित्सा में क्या होता है कि मैंने अगर जहर खा लिया तो मेरा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, और एंटीबॉडीज बनाने की वजह से जो है वो पूरा का पूरा पार्ट जो है हम उन एंटीबॉडीज को यूज करते हैं, और यूज करके हमारी बीमारी रिवर्स हो जाती है।
होम्योपैथी में भी काफी हद तक यही सिद्धांत यूज होता है, जो होम्योपैथी की दवाई बनाने के तौर पे भी, उसमें भी काफी हद तक ये वाला पार्ट आता है। और अब रही बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में कोई एज लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो समुद्र मंथन की जो एक्टिविटी हम कहते हैं वो सतयुग के पहले की है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ सतयुग जो है उसको आयुर्वेद का वो कहते हैं। तो वो पार्ट बिल्कुल फर्क है। मतलब विष्णु जी ने, एक स्टोरी है जिसमें कि विष्णु जी ने इनको, लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया था कि आप घोड़ी बन जाओ, और वो घोड़ी बनकर जो है समुद्र में प्रवेश कर गई थी। विष्णु जी जो है उन्होंने वो कौन सा युद्ध लड़ा था, तो जो शारंगरव करके जो धनुष था, वो उसके ऊपर जो है वो हाथ टिकाकर बैठे थे। इतनी देर में किसी ने जो है कोई धनुष छोड़ा, क्या हुआ, तो उसकी प्रत्यंचा कटी, मतलब उसकी वो कटते ही वो धनुष झटके से सीधा हुआ, और वो जो प्रत्यंचा जो टूटी हुई थी उससे विष्णु जी का सर कट गया। जब विष्णु जी का सर कट गया तो ये हुआ कि भाई अब विष्णु जी को किसका सर लगाया जाए, तो बोले भाई इन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया है, तो इनके भी वही लगा दो, घोड़े का सर लगा दो। तो जब वो घोड़े का सर लगा तो वो हयग्रीव अवतार के तौर पे वो स्टोरी थी वहां पर। और उस हयग्रीव अवतार के बाद में जो है समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, और विष्णु जी ने धन्वंतरी के रूप में जो है लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण करा। ये स्टोरी है। तो अब हयग्रीव अवतार जो है वो सतयुग का है। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो उतना पुराना है, और सर्जरी वाले सारे एस्पेक्ट जो है, मतलब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में सर्जरी का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ मंत्रों से हो रहा है। मैं मेरा पार्ट समझा पाया? बट इसमें इसमें आप एक चीज देखो ना, देखो पहले जैसे सर्जरी तो ये बहुत बाद में आया, मे बी जैसे 150 साल 200 साल पुराना है। उससे सर्जरी पहले नहीं नहीं, हाँ चरक संहिता में हाँ, बट सूचित है, किया बट गया। वो प्रॉपर उसमें नहीं है, उस टाइम पे है। लेकिन जब उससे पहले जब सारे ट्रीटमेंट आपके विदाउट सर्जरी से हो रहे हैं, मे बी आयुर्वेदा में, तो सर्जरी को क्यों इन प्लेस करना पड़ा, ये डिफरेंट चीज है भाई। क्या चीज है कि आपको सर्जरी से ही डिपेंड है। अब बहुत सारी चीजें अभी भी हैं, आज के टाइम में तो बहुत कॉमन हो गया, वो उस टाइम में था कि सर्जरी में ज्यादा फोकस था इंस्टेड ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। एक्चुअली मतलब अगर मैं इसको, सर्जरी हिंदुस्तान में तो बहुत पहले से हो रही है। मतलब महाभारत काल में भी सर्जरी का डिस्क्रिप्शन है क्लियर कट। ठीक है, महाभारत हुई है आज से 5200 साल पहले, और रामायण हुई थी आज से 8 लाख 62 या 64 हजार साल पहले। तो दोनों पीरियड्स में बहुत बड़ा फर्क है, जबकि ये कहा जाता है कि रामायण जो है वो 12 हजार साल पहले हुई है, और मतलब राम और कृष्ण में जो है लगभग 6-7 हजार साल का फर्क था, विच इज ए रॉन्ग प्रोसेस टू डिस्क्राइब। तो या तो हम विक्रम संवत ना माने, अगर हम विक्रम संवत मानते हैं तो विक्रम संवत तो अभी 2000 समथिंग साल पुराना है। ठीक है ना? तो इसलिए ये जितना भी एस्पेक्ट है वो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वो मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं प्रूफ बाय प्रूफ इसको दूं तो मैं कल दे दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दैट्स कि ओके, मेरा जस्ट तो ये जस्ट सब्जेक्ट आइडिया। रहा है, तो इसलिए ये वाले पार्ट पे तो मैं आराम से, बिकॉज आयुर्वेद वेद का पार्ट है। हम्म मतलब अगर हम बेसिक लॉजिक पे जाएं तो आयुर्वेद जो है वो वेद का पार्ट है, और वेद जो है वो किसी का भी एफर्ट से नहीं आया है। जैसे मेरे को एक इनर गाइडेंस है, अंदर की एक आवाज है, वेद इज नथिंग बट इनर वॉइस। जब भी स्पीशी एग्जिस्ट करती थी, डिवाइन ने अपने आप को इनर वॉइस से ही एक्सप्रेस करा। अगर हम ब्रह्मा विष्णु शिव इनको भी माने तो इनके अंदर भी एक इनर वॉइस थी, जिसका तमाम जगह डिस्क्रिप्शन है। मतलब आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ब्रह्मा जी को भी इनर वॉइस गाइड करती थी। और हमारे जो 4 वेद थे
मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऐसे करके हमारे 4 वेद थे। हर वेद से एक वेद उत्पन्न हुआ। तो अगर मेरे को यही चीज एक्सप्लेन करनी हो तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, 4 फंडामेंटल डोमेन थी। अब आप पेन पेन और पेपर कैरी कर लो। मेरा पहला डोमेन था ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन एंड रिलेशनशिप। इसके लिए जो थ्योरी है वो क्या है? इसके लिए थ्योरी क्या है? पूरी दुनिया में 2 डोमेन थी, एक अप्रकट और एक प्रकट। ठीक है, अप्रकट और प्रकट को हम कह सकते हैं कि नोन अननोन के तौर पे कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जबकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो अप्रकट जो है उसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरी, मतलब कि एक जो अभी अप्रकट है लेकिन पास्ट में प्रकट था। एक कैटेगरी उसमें ऐसी होती है जो पास्ट में भी अप्रकट थी, आज भी अप्रकट है और भविष्य में भी अप्रकट रहेगी। तो इस प्रकार से वो अप्रकट की डोमेन थी। मैं मेरा पार्ट समझा पा रहा हूँ ना? मतलब अगर कहीं कुछ टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लिकेट हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। जो कुछ भी जब भी प्रकट में आया, जो कुछ भी जब भी प्रकट में आया, वो 4 ही पार्ट में बाइफरगेट हुआ। पहला था ऑब्जेक्ट, दूसरा था प्रॉपर्टी, तीसरा था एक्शन और फोर्थ था रिलेशनशिप। ठीक है जी। एक्शनेबल जितनी भी डोमेन्स थी उसका डिस्क्रिप्शन है आपका सामवेद। और सामवेद से बना गांधर्व वेद, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना वो कोई नहीं बोल सकता आपको। जितना भी ऑब्जेक्ट था उससे बना ऋग्वेद, और ऋग्वेद से बना धनुर्वेद। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उससे बना यजुर्वेद, और यजुर्वेद से बना आयुर्वेद। वो डोमेन था रिलेशनशिप। रिलेशनशिप था अथर्ववेद। और अथर्ववेद से बना अर्थशास्त्र। 4 वेद हो गए, 4 उपवेद हो गए, दोनों को वेद ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वेद और उपवेद में कोई फर्क नहीं है वैसे। इट इज जस्ट दैट कि, और वेद का बेसिस जो है वो ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन, रिलेशनशिप ही है। ये बाय डेफिनेशन मतलब गिवन है ये वाला पार्ट। बट वो जब विद विद धातु से वेद टर्म बना है, विद धातु के 4 पार्ट बनते थे, एक ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी, एक एक्शन, एक रिलेशनशिप। उसको कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध। ठीक है। अब ये 4 4 8 हो गए। इन 8 के अंदर एक कोर सेंट्रल पॉइंट है जिसको ब्रह्मवेद कहते हैं। इसलिए ये मैंने सामवेद का उपवेद क्या है? गांधर्व वेद, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। सामवेद इज ब्रह्मवेद, ओ सामवेद इज ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब उसमें जैसे हर एक का जो है, जैसे ऋग्वेद जो हो गया वो क्षत्रियों के हिसाब से हो गया, उसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। आयुर्वेद जो हो गया वो वैश्य ग्रंथ हो गया। तो इस तरीके से हर एक
जाति के अनुसार जो है उसमें ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप है। लास्ट इज जो शूद्र ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद है, जिससे बना अर्थशास्त्र। और शूद्र का मतलब हमारे टेक्स्ट में कहीं भी लोअर कैटेगरी नहीं था। ये सारा ब्रिटिशर्स ने काम करा है कि शूद्र मतलब निम्न कैटेगरी, क्योंकि वेद के अंदर जो विराट स्वरूप जो दे रखा है, वो विराट स्वरूप जो है उसमें पैर जो है वो शूद्र है। तो उसका मतलब ये है कि जिसपे सब कुछ टिका हुआ है, अगर आपके पैर काट दे कोई, तो आपको कोई क्या बोलेगा? हैंडीकैप्ड बोलेगा ना। एकदम से आप निम्न स्तर के हो जाओगे बिना पैरों के। तो पैरों के साथ में होना जो है वो जाति सूचक निम्न स्तर का कभी भी नहीं था। तो किसी ने हमारे मीनिंग्स को जो है वो करप्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो 4 वेद हो गए, 4 उपवेद हो गए और एक ब्रह्मवेद हो गया। ऐसे करके मेरे जो थ्योरी है उसमें 9 वेद है, 36 पुराण है, 18 पुराण और 18 उप पुराण, और 3 तंत्र है। और 3 तंत्र जो है वो है आगम, यामल और मुख्य तंत्र। अब ये हमारे सिलेबस से बाहर चल रही है क्लास ये फिलहाल। और ये सब इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं तो खैर बड़ा खुश होता हूँ जब कोई क्वेश्चन आता है। बट ये है कि ये वाला जितना भी पीरियड है हम इसे टाइम आउट मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जो कोर सिलेबस का पार्ट है ये उसमें नहीं आता है। और ये मतलब सरप्राइजिंगली ये पहली बार किसी ने क्वेश्चन करा। इन लास्ट 4 years नोबडी डिड दिस क्वेश्चन। तो इसलिए मेरे को क्लास में चाहे एक भी बंदा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे है कि क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन ही मुझे कल की ऑडियंस के लिए तैयार करता है। तो इसलिए जो है, बट हाँ, बाय ग्रेस ऑफ माय गुरुजी, मतलब हर सवाल का जवाब ऑलमोस्ट रेडी होता है 80%। 20% मुझे भी पढ़ के बताना पड़ता है। तो जैसे अगर आप प्रूफ मांगोगे इन सारी चीजों के, तो प्रूफ कल मिल जाएगा, मतलब बाय आफ्टरनून। अच्छा, तो अब ये हमारा सिस्टम था। तो अब आयुर्वेद और आयुर्वेद का जो प्रधान वेद जो है, वो दोनों एक ही टाइम पर पैदा हुए हैं। ये इन दोनों में टाइम लैग नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? इसलिए मैंने इनको 2 अलग अलग एंटिटीज मान लिया, एक का सब प्रोडक्ट नहीं माना, क्योंकि सब कहते ही कि पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। ऐसा नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हुए एंड देवर टोटल 9 पार्ट्स। तो 9 वेद हो गए। ये 9 वेद के पहले 3 तंत्र है, 3, 9, 36। ये एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। 3 तंत्र जो है वो है, पहला तंत्र है आगम, दूसरा है यामल, तीसरा है मुख्य तंत्र। और आगम, यामल, मुख्य तंत्र, तंत्र इज फंडामेंटली डायलॉग बिटवीन शिव एंड शक्ति। एक पार्ट जो है उसमें क्वेश्चन शिव कर रहे हैं, आंसर शक्ति कर रही है। एक पार्ट है जिसमें क्वेश्चन शक्ति कर रही है, आंसर शिव कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है जिसमें शिव शक्ति आंसर कर रहे हैं और क्रिएशन जो है वो क्वेश्चन कर रही है। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। मतलब ये वैसे हमारे कोर्स में लेवल 3 की क्लास में आता है ये वाला पार्ट। एंड पूरा का पूरा बाइफर्गेशन बना हुआ है। सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। बाकी जो भी राइटअप सपोर्ट देना है वो मैं कल दे दूंगा आपको इसका। तो ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर से ये चीज प्रूव होती है कि आयुर्वेदा जो है, इट इज नॉट समथिंग विच इमर्ज इन लास्ट 300-400 years। जितना पुराना वेद है उतना ही पुराना जो है आयुर्वेद है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम ये कहेंगे कि हमारे देश में हिस्टोरिकली, मतलब अगर मैं बोलूंगा कि ये कृष्ण के काल से पहले का जो काल था, उस काल में इस देश का नाम भारत नहीं था। तब ये ब्रह्म वैवर्त या कुछ इस टाइप से कहलाता था, विच डजेंट हैड एनी बाउंड्री। उसमें ये नहीं था कि ये
5200 साल पहले की ये यूनान था और ये फलाना था, ये सब कुछ भी नहीं था। बट यस, हैविंग सेड इट, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स, नॉट बाय कंट्रीज। तो यवन जो है वो 8 लाख कुछ साल पहले भी यवन कहलाता था, बट यवन का मतलब स्टेट यवन था, कंट्री यवन नहीं था। मैं मेरा पार्ट समझा पाया? स्टेट माने राज्य क्या? स्टेट माने राज्य, हम्म, कंट्री नहीं था वो। हम्म। वैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ ए नेशन या कंट्री वाज नॉट देयर एट ऑल ना तब। हाँ, बट ये मिसनॉमर है। तो तब भी था क्या? तो कितने कंट्रीज जिस थे देश तब? के अंदर जिस देश के अंदर अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने की प्रथा हो। हम्म, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ की प्रथा क्या थी? अश्वमेध यज्ञ की बताता हूँ। घोड़ा वो चुना जाता था जिसकी मिनिमम रनिंग स्पीड शुड नॉट बी लेस देन 500 किलोमीटर पर आवर, हम्म, और वो 1 साल तक दौड़ता था। उसके पीछे पूरी सेना दौड़ती थी, और 1 साल में वो जितना राज्य कवर करता था उतने राजाओं से टैक्स लिया जाता था। तो इट इज फंडामेंटली लाइक सीकिंग फॉर द एंटायर प्रोसेस। सो ग्लोबल डोमेन थी। तो उस टाइम पर जो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने का जो पार्ट था वो ये था कि भाई वो रामचंद्र जी के टाइम पे भी था, कृष्ण जी के टाइम पर भी था, महाभारत के, और जो मतलब जो कृष्ण के बाद के जो राजा थे जैसे राजा परीक्षित वगैरह, इन सब के टाइम पर ये था। सब जगह ग्लोबल फ्रंटियर्स थे। राम को राम का लंका जाना, लंका से पहले बाली को पराजित करना और रावण को पराजित करना। वहां पर बाली वध के टाइम पर ये आया था कि राम तुम सुग्रीव के पास चले गए, मुझे मेरे पास आते तो मैं अब तक सीता लाकर भी तुम्हें दे देता और रावण को भी तुम्हारे सामने दास बनाकर छोड़ देता। राम ने कहा, मैं इक्ष्वाकु वंशी हूं, मेरे यहाँ मतलब मेरे जो पूर्वज हैं वो लगातार इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करते आ रहे, तो मैं बाय डिफॉल्ट उस खानदान की होने की वजह से राजा हूं। और मैं जिस कुल में राजा के तौर पे अपने आप को मानता हूं, उसमें स्त्री के प्रति किया गया अत्याचार जो है वो दोषपूर्ण है। तो तुम्हारी तो चाहकर भी मुझे सहायता की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारा वध करा। तो वो बाली वध के टाइम पर जो है ये वाला वाल्मीकि रामायण के अंदर क्लियर कट डायलॉग है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। तो हमारे यहाँ जो कंट्री का जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, मतलब इस देश में किसी को कंट्री का कंसेप्ट नहीं पता था। वी वर ग्लोबल लीडर्स, एवरीथिंग वाज अ स्टेट टू अस। और हमारे यहाँ ये नहीं था कि रामचंद्र जी विभीषण के वहां चले गए, लंका पे विजय प्राप्त कर ली और तुरंत बोले अच्छा भाई कल से ये मेरा राज्य हुआ ना। राज्य तेरा ही है, चलाएगा तू, लेकिन बाय गवर्निंग प्रिंसिपल विच इज बीन लेड बाय राम राज्य। तो ये ग्लोबल लीडर्स थे। तो हमारे यहाँ जो देश का कॉन्सेप्ट था उससे ब्यूटीफुल तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता है। तो बाद में भारत माता बनी है कि जिसमें कि उसके तौर पे बाउंड्री डिफाइन हुई, अदरवाइज भारत माँ का मतलब ही ग्लोबल फ्रंटियर्स था। और आप जब टेक्स्ट पढ़ते हो ना इतना मजा आता है उसको पढ़ते पढ़ते ना, कितनी बार आप रो पढ़ते हो, कितनी बार जो है उसकी जो मतलब उसमें वो एक जगह वो डिफाइन कर रहा था कि युद्ध के तौर पे तो बाली मर रहा है और उसी टाइम पर जो है वो सुग्रीव रो रहा है बिल्कुल वहां पर। तो वो जो पार्ट है जब वो दो भाइयों का जो प्यार था कि भाई इसने सारा कुछ करा, मरते मरते बाली जो है वो इसलिए डर रहा है कि कहीं ये मेरे बेटे को ना मार दे। तो वो बोला उसका जो डिपिक्शंस पढ़ेंगे आप, इट इज सच अ इमोशनल डिपिक्शन कि वो पूरा पार्टी बड़ा डिफरेंट था। पूरा महाभारत को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, भाई भाई का दुश्मन है। हमारे यहाँ कभी भाइयों का युद्ध ही नहीं हुआ। महाभारत के जो 5 भाई थे वो कभी किसी एक बार भी नहीं लड़े। जो कौरव जो 100 भाई थे वो कभी किसी चीज के लिए नहीं लड़े। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
उनका जो सबसे ब्यूटीफुल डिपिक्शन था वो ये था, सबकी शादियां हुई, किसी के बच्चा नहीं था, और सबकी शादियां 19-20 साल की एज में हुई थी, और 25वें साल में राम को वो हो गया था। तो 5 साल तक इनके कोई उस समय बच्चा नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो 25 साल की उम्र तक चलता था। तो तब तक इनके किसी के चारों भाइयों के कोई संतान नहीं थी, और ऑलमोस्ट सभी की एज ग्रुप ऑलमोस्ट सेम था, सिमिलर एज ग्रुप के तौर पे थे, किसी के संतान नहीं थी। तो अब आप सोचिए कि 25 साल की एज तक तो किसी ने अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो 14 वर्ष तक चारों के चारों भाइयों में से किसी के संतान नहीं हुई। जब उनका भाई वापस आया, तब लव कुश और ये सारे बच्चे, उस टाइम पर सबकी संतानों का डिस्क्रिप्शन है। सोचे कितना पावरफुल भाइयों के बीच में प्यार था कि उनको अपनी नई नवेली दुल्हन जो है वो टच करने का मन नहीं करता था। सो दैट्स द ब्रदरहुड विच वाज डिफाइंड इन आवर एपिक्स। हम तो सोच भी नहीं सकते आज उस तरीके का कोई भी प्रोसेस। वहां बांटना सिखाया ही नहीं था पूरे सिस्टम में, या यही नहीं दे रखा था कि कोई ये, और ये तो सौतेले भाइयों की बात हो रही है, कोई सगे भाई थोड़ी थे ये चारों के चारों। राम के लिए तो बाकी सारे भाई सौतेले ही थे ना, कोई सगा भाई थोड़ी था, राम तो अकेले थे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो एपिक्स की जो ब्यूटी है, और ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ये कोई कथावाचक आपको बोलता हुआ नहीं मिलेगा। आप किसी को भी सुनिए, मैंने बहुत टाइम सबको बहुत तसल्ली से सुनकर देखा। आई वॉज सो सरप्राइज, क्योंकि मुझे ये इनपुट्स मेरे गुरुजी से मिलते थे। तो आजकल जो कथावाचक है, मतलब उनके कथाओं में आप डांस करवा लो, गाने गवा लो, वो सारी का सारा चीजें होती है, बट जो जो बेसिक जिस्ट है, वो जिस्ट पे कोई बात नहीं कर रहा। तो विच इज व्हाट आई रियलाइज कि हमारा एक पार्ट था जो रिलीजन और सिस्टम के तौर पे जो कभी ट्रांसलेट ही नहीं कोई कर रहा। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण जो है, जब वो पहली बार मथुरा आए थे, 12 वर्ष की आयु में आए थे, तो उन्होंने हाथी को सूंड से फेंक के मारा। तो 12 वर्ष के बच्चे का क्या फिजिकल पावर होगी, वो इस बात से पता चलता है कि कंस का जो कुवल्या पीड़ हाथी जो था, उसको सूंड से फेंक के मारा था उन्होंने कंस के दरबार में। अब आप इस्कॉन के कोई भी टेम्पल को देखिए, वहां पे वो राधा कृष्ण का जो है प्रेमी प्रेमिका वाला पूरा कॉन्सेप्ट डिपिक्टेड है, लेकिन वो जो सूंड से उठा के फेंकने वाला जो बच्चे का जो पार्ट है, वो कहीं डिपिक्शन में है ही नहीं। हमें रास रचाइया, मुरली बजैया, ये सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। पावर वेलोर उसके बारे में तो हम हमें बात करना कोई सिखाता ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि somebody इज डाइल्यूटिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर पार्ट। और आज का तो सिस्टम ही बिल्कुल वैसा हो गया कि सिवाय एक नौकरी करने के और तो कोई माँ सपना भी नहीं देखती मेरा बच्चा जो है अच्छा आईआईटी आईआईएम से पढ़ ले, या तो विदेश चला जाए या फिर नौकरी कर ले। मतलब इससे ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं है। एंड जब हम अपने यहाँ की ताकत की बातों को देखें सुने समझे, तब हमें पता चले कि पावर कहते किसको है। तो ये एस्पेक्ट जो है, ये एलिमेंट्स हमारे सिस्टम में मिसिंग है। तो इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को ये देखना पड़ा कि एक्चुअल टेक्स्ट है क्या, उसकी रेलेवेंस क्या है, और उसमें मिस इंटरप्रिटेशन किसने और क्यों क्रिएट करे। अदरवाइज नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और सब लोग ऐसे ही सोचेंगे, मतलब अनिल जी ब्राह्मण है और सिस्टमैटिकली चीजों को उन्होंने पढ़ा भी है, तो जो चीज हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे रहे हैं। अच्छा, मैं इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, वो लेवल 2 में पार्ट है, उसको कवर कर लेंगे पहले शायद। इस वाले पार्ट को कल करूंगा, मुझे बस याद दिला दीजिएगा।
उसमें बेसिकली स्टेजेस है कि जब आप बीज मंत्र लिखना शुरू करते हैं आपके अंदर चेंजेस क्या क्या आने शुरू होते हैं. द फर्स्ट चेंज विच कम्स टू योर फंडामेंटल डोमेन इज सुनने की इच्छा होना शुरू हो जाता है. क्या सुनने की इच्छा? सिर्फ सुनने की इच्छा जागृत होती है. हम्म, जब आप सुनने की इच्छा रखते हैं तब सबसे पहले आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है. तो ये जो कम्युनिकेशन का जो लैडर बैठता है उसमें सुनने की इच्छा होना पहला सिस्टम है. अब आप देखिए, पिता पुत्र की नहीं सुनता, पुत्र पिता की नहीं सुनता, बेटी माँ की नहीं सुनती, माँ बेटी की नहीं सुनती, राजा प्रजा की नहीं सुनता, प्रजा राजा की नहीं सुनती. स्कूल टीचर, मतलब स्कूल में जाए तो टीचर स्टूडेंट की नहीं सुन रहा, स्टूडेंट टीचर की नहीं सुन रहा. हर जगह कॉर्पोरेट में जाइए, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की नहीं सुन रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की नहीं सुन रहा. हर जगह द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव अ विश टू लिसन टू एनीवन. ये हमारा सिस्टम का नॉइज है. हमें सुनाने के लिए सामने वाले को कि सामने वाला मेरी बात सुने, हमें एफर्ट करना पड़ रहा है, विच इज अ बाय डिफॉल्ट प्रोसेस. अब हम बाय डिफॉल्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला पार्ट होता है सुनने की इच्छा, फिर सुनना मतलब एक्टिव लिसनिंग. ऐसे करके एक हमारी पूरी लैडर होती है. ठीक है, वो मैं अभी स्लाइड, मेरे को पता नहीं, इस वाले लैपटॉप से मैं एक्चुअली यूज नहीं करता ना, मोबाइल फोन में तो मैं अभी आपको पीपीटी निकाल कर दिखा देता. सो लेवल 2 की पीपीटी में वो लैडर पूरी बनी हुई है. तो वहां पर जो है हमने ये क्लियर कट आइडेंटिफाई करके डाला कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें लेवल 5 और लेवल 6 में जाकर जो है आपको एक्चुअल रेलेवेंस समझ में आता है. तो एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैंने श्रीम तकरीबन 5-6 साल लिखा. उसके बाद ये एट्रीब्यूट मेरे, मतलब 2011 में मैंने अपना काम वगैरह शुरू करा. 15-16 में जाकर, मतलब तब तक वो श्रीम और ये मंत्र वगैरह लिखने का मेरा पार्ट था. तो 11 में मैंने पहली बार मंत्र लिखा था, एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे करके. फिर मैं 12 या 13 में मेरे गुरुजी के आश्रम में गया था. वहां पर एक निम्बार्क संप्रदाय का एक तंत्र का ग्रंथ था जिसमें श्रीम रीम क्लीम करके लिखा हुआ था मंत्र. तो पहली बार मुझे श्रीम तब पता चला था, उससे पहले श्रीम नहीं पता था. एंड श्रीम पता चला तो पता ही नहीं चला कब जिंदगी के 9 साल निकल गए. कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया आता ही चला गया. तो वो एक बीज मंत्र को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि उसने मेरे को आज सब जगह कनेक्ट करा. और श्रीम में भी षटकोण का शाह जो है वो माय प्रिंसिपल पार्ट, जो जिससे मैं कनेक्ट हुआ था. तो ऐसे करके जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते, उसको वेरीफाई नहीं करते, उसके एस्पेक्ट्स को जो है वो कभी कभी उसको छू कर नहीं देखते. अच्छा, एक चीज पढ़ी एंड द इंटरप्रिटेशन इज रेडी. जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वैलिडेशन. एंड वो वैलिडेशन की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, कल या परसों, मतलब कल सैटरडे परसों संडे है, आप लोगों को कोई टाइम ऐसा निकालना पड़ेगा जो दिन में अवेलेबल हो. क्योंकि वो वाली क्लास आरती ने लेनी है और वो 10:30 बजे तक बिल्कुल ड्रेन्ड आउट होती है. वो एनर्जी मेजरिंग, स्कैनिंग, वो सारे पार्ट जो है वो शी टेक्स द क्लास. तो तो कितने बजे अनिल जी आपको, व्हाट्स अ गुड टाइम? maybe tomorrow का I'm not sure because I have a couple of meeting tomorrow. Maybe जो मैं बता रहा था, there is some issue comes up in the technical side. संडे को कर लीजिए, वो हाँ, कोई दिक्कत नहीं. maybe Sunday after 5 p.m. I'm free. Maybe after 5 we can do any time. इज हाँ, इट? मतलब आप दोनों को ही डिसाइड करना है. हाँ. मैं तो ठीक है, adjust- then I'm fine with even early morning if that makes sense because usually मेरा काम तो 8 बजे से शुरू होता है, तो उससे पहले भी डेफिनेटली कैन कर सकता हूँ. संडे को भी पॉसिबल नहीं होगा. संडे इज फाइन, संडे इज फाइन. संडे मतलब हम दिन में कोई एक क्लास कर लें, भले ही चाहे थोड़े से ज्यादा पीरियड के लिए कर लें.
बट क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, एनर्जी फील करना, आपको एक लाइव What हीलिंग जो है what's उसके अंदर। what's a good time for that? Meaning is it better in the morning या उसके लिए कुछ नहीं, टाइम होगा क्या ऐसे? वो तो आप बताएंगे, मतलब डे टाइम के तौर पर। नहीं, इफेक्टिवनेस की तरफ से, नॉट अवेलेबिलिटी की, एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए। उसको ना, उसको 2 टाइम स्लॉट चाहिए होंगे। उसको हाँ, क्या होता है, उसको ना आपको किसी भी चीज का ऑरा दिन में और रात में कैसा दिख रहा है, वो आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाएगी। ओह ओके, तो एक्सीलेंट। वो पार्ट जो है वो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें कुछ चीजें वो आपको ऐसे एक्सपीरियंस कराएगी जो कि आपने कभी उस तरीके की कोई भी चीज देखी ही नहीं होगी। तो वो जो उसका पार्ट है जिसको, बाकी तो मैं उसका काफी सारा पार्ट कवर कर देता हूँ, बट वो जो ऑरा रिलेटेड पार्ट है वो मेरी डोमेन नहीं है, वो उसकी ही डोमेन है। तो यानी इसका ड्यूरेशन कितना होगा सर? ड्यूरेशन डिपेंड करता है सर, आप दोनों कितने फास्ट लर्नर हो गए उस डोमेन के तौर पे। नहीं, उस एनी आइडिया? नो, मतलब शी इज ओपन एंडेड, आप जितने टाइम में भी उसको करेंगे। नॉर्मली आर लेवल 1 इज ऑफ 14 days टाइम। हम्म। उसमें 7 दिन मेरे होते हैं, 7 दिन उसके होते हैं। तो आई गाइड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। उसकी काफी सारी एक्टिविटीज, जैसे वो हीलिंग टिप्स वाले जो हमारी वीडियो सीरीज है, वो उस डोमेन का ही पार्ट है। एनर्जी को फील करना, लिफ्ट करना, अपने अंदर डालना, ये स्कैन करना, कलर्स देखना, ये सारे के सारे उसी चीज का पार्ट है। बट वो क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थ्योरी जितने भी टाइम आप बोलो मैं बोलता ही रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मटेरियल भी मेरे पास भगवान की कृपा से ठीक ठाक है। आप जितनी देर भी चाहोगे मैं वो शेयर कर सकता हूँ। बट एंड ऑफ द डे, व्हाट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि जब हम कोई एक चीज प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, तो मतलब एक कंप्यूटर स्क्रीन से एनर्जी इधर से निकलेगी, उधर जाएगी, और उधर वो फील भी होगा। सो वो मेजर्ड जो प्रोसेस है ना, वो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। अनिल जी, कल सुबह सुबह होगा आपके लिए, अगर नहीं, कल तो उनकी मीटिंग है ना, संडे का कल डिस्कस कर कहाँ, लेते हैं अभी। कल तो मे बी आई एम नॉट श्योर व्हाट टाइम आई फ्री, कल मे बी, तो बट मे बी संडे आफ्टर 5 PM आई एम अवेलेबल, मे बी टिल लेट, दैट्स फाइन। कल बहुत सुबह शुरू होगा क्या आपका मीटिंग? यस, मे बी अभी भी दैट्स ऑलरेडी गोइंग, आई जस्ट टेक सम मे बी एक्चुअली सम इनका ब्रेक। लंदन का क्लाइंट है ना, ओ, लंदन सो के आई क्लाइंट की विल। वजह से जो है वो थोड़ा और सा। लंदन का क्लाइंट है तो दो 6 o'clock their time is already or 10:30 here. No, maybe that time doesn't matter because there is some, urgency comes up. There is some stuck. So Oh, that's working ongoing. Maybe since ठीक, morning, since today morning, UK time, okay. it's some issue comes up their own server end. So we just Oh, find out to resolve. It's already, we uh, we stuck almost 12, more than 12 hours to find out where is the issue, and then ठीक, we already find out. But now okay. we're going to implement these things. Okay. It takes a couple of hours to implement and then test it, and because weekend is the best to implement all these technical things. Otherwise, working days we cannot touch any servers due to some, journal traffic comes up. हम्म। So there is a, कोई some नहीं, उसका कोई maintenance, दिक्कत नहीं है। ये some maintenance म्यूचुअली एक work दफे going on. हम ये कॉल ले लेंगे, ठीक, ठीक है ना। अभी टेंटेटिवली संडे 5 PM, ठीक। इज हाँ, दैट ओके? या yes. फाइन विथ मी। ठीक है। तो अभी मैं इसको इसी पार्ट पे ही पार्क कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे कि ठीक, 5 बजे के तौर पे संडे 5 PM विल लुक फॉर इट। ठीक। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंटायर प्राण एंड एवरीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। हम्म, तो अब थोड़ा सा उस पे टेक्निकल थ्योरी पे चले जाते हैं। अभी तक तो हम जेनरिक के तौर पे बात कर रहे थे कि ये प्राण होता क्या है और इसके क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, ऑल दैट पार्ट। तो इसको जो है फिजिक्स पे कनेक्ट करेंगे और उसी के हिसाब से मैं इसका आंसर करूंगा। बट ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक हमारा उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद। हम्म, तो ये प्रश्न उपनिषद का पार्ट है। तो मैंने उस प्रश्न उपनिषद के अंदर ये फंडामेंटल 5-6 क्वेश्चंस हैं जो उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं। क्वेश्चंस हैं, फिर क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस हैं। तो आपको जो है इसको एक दफे पढ़ना पड़ेगा
और मैं आपको ब्रीफली कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट क्या है। एक ऋषि हुए, उनके 6 शिष्य थे, या उनको शिष्य ना कहें, उनके पास 6 लोग आते हैं और 6 लोग अलग अलग क्वेश्चन पोज करते हैं। तो ऋषि कहते हैं भाई तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो, मतलब आई रिस्पेक्ट यू कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है, बट तुम्हारे क्वेश्चन गंभीर कितने हैं इस बात का तो टेस्ट कैसे होगा। तो वो 6 लोगों ने कहा कि आप बताइए हम कैसे ये प्रूव करें कि हमारे क्वेश्चन बहुत गंभीर हैं और हमने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन सोच कर आए हैं आपके पास में। बोले नहीं, मेरा टाइम बहुत कीमती है, तो मैं ऐसे ही तुम्हें अपना टाइम नहीं दूंगा। तुम्हारे को 1 साल इस आश्रम में झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ेगा। तो 1 साल बाद जो है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। इफ यू थिंक कि ये वर्थ इट है, तो आई कैन लुक फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 1 साल तक झाड़ू पोंछा कर लेंगे। यहाँ पे वो 6 के 6 जो है वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि क्या क्वेश्चंस की ग्रेविटी थी। तो वहां से तो पहला क्वेश्चन जो प्रश्न उपनिषद का था वो था, हाउ डिड लाइफ बिगिन। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो पूरा का पूरा जर्नी शुरू हुआ, और उसके बाद उसके एस्पेक्ट शुरू हुए कि आप कह रहे हो जी सबसे पहले कौन था। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज ए लिविंग बीइंग, वो उसका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड इंडिविजुअल का। तीसरे ने बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ मैन एंड हाउ इज इट सो। तो यहाँ पर जेंडर क्या है और जेंडर का रोल प्ले क्या है उसके तौर पे था। फोर्थ वाज व्हाट एस्टेब्लिशेस अ मैन। तो वो अब यहाँ पर तो इसको मैन कह दिया, वो पुरुष और उसके तौर पर इसका डिस्क्रिप्शन है। तो पुरुष इज ए वेरी डीप मीनिंग व्हेन वी टच इट इटाइमोलॉजिकली। तो यहाँ पे वो मैन कह के उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाती है कि भाई वो एक उसको, तो संस्कृत वर्सेस इंग्लिश का वो है। नहीं नहीं, तो आप उसी में समझाइए तो फिर ट्रांसलेशन तो नहीं चाहिए हमें। एनीवे वी नो हिंदी कन्नड़ा का सभी लैंग्वेजेस में संस्कृत तो है ही, तो ये हाँ इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो नहीं चाहिए हमें। हाँ, तो ये जो पार्ट है इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था कि उन्होंने ये बोला कि मतलब जब उन्होंने 1 साल अपना पूरा लगा लिया और एक एक करके वो जब क्वेश्चन आने लगे, तो उनके सामने जब पहला क्वेश्चन आया तो उन्होंने कहा भाई ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये इसका जो क्रिएशन है या उसका जो क्रिएटर जो है, वो फंडामेंटल क्रिएटर टाइम है। और ये टाइम ने ही इसको जो है अलग अलग रूप में बांट रखा है, बट हर रूप टाइम टाइम माने काल। काल महाकाल जैसे भी हम उसको कहेंगे। हम्म। तो उन्होंने उसको बोला कि ये जो संवत जो है, मतलब साल जो है, इसमें दो है, एक मैस्कुलाइन है एक फेमिनाइन है। तो ये जो कपल फॉर्म है ये फंडामेंटल फॉर्म है, जिसको हम कोएग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं, जिसको दोनों को अलग अलग भी मान सकते हैं। ठीक है। तो वो जो फंडामेंटल जो है टाइम की डोमेन का है, और उसने अपने आप को 2 पार्ट बांट रखा है कि जब हम साल की बात करते हैं तो साल के 2 पार्ट हैं, एक उत्तरायण है एक दक्षिणायन है। फिर ये हो गया संवत के लिए टर्म। फिर उसके बाद संवत से वो आ गया मास के ऊपर, महीना। महीने में 2 हैं, कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है। तो अगेन ये टाइम के अंदर ही 2 डोमेन को एग्जिस्ट करती है, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन। फिर उसके बाद उसने बोला मास के भीतर आता है दिन, तो जो 24 घंटे का होता है, जिसमें एक पार्ट दिन होता है एक पार्ट रात्रि होता है। ऐसे करके वो फाइन ट्यून करते हुए लास्ट पॉइंट तक आए, और हर जगह उन्होंने उस टाइम की डोमेन को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिटीज के तौर पर बांटा। पूरे यूनिवर्स का जो क्रिएटर जो है हिरण्यगर्भ के तौर पे वो टर्म यूज करा गया, और हिरण्यगर्भ के मीनिंग्स आइडेंटिफाई करके वहां पे हाईलाइट करे थे। तो उन्होंने बोला कि ये हिरण्यगर्भ भी एक मैस्कुलाइन पार्ट है एक फेमिनाइन पार्ट है, जिसको हम शिव शक्ति या उसके तौर पे यूज करते हैं। तो वो एक ही है जो अलग अलग रूपों में सृष्टि करता है, फिर इसकी स्थिति करता है, फिर संहार करता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये वाले पार्ट को आंसर करा। नाउ यहां से ये पार्ट तो शुरू हो गया। अब इसका एक पार्ट मैं आपके सामने रखता हूं जो मेरे को समझ में आया था। अ, पूरा जो
हमारे यहाँ एक सोलर सिस्टम है। अनिल जी बिजी हैं क्या? म्यूट अब म्यूट म्यूट हैं आप। मैंने मोबाइल डाटा से कनेक्ट किया हुआ है, थोड़ा सा इंटरनेट से अच्छा अच्छा वीडियो अच्छा, स्विच ऑफ ओके किया हुआ ओके। है। नहीं नहीं, I'm here. मतलब मैं क्योंकि एक पार्ट इसका एक्सप्लेन कर रहा था और ये हाँ, I'm here. थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए मैं उसको थोड़ा समझाने के हिसाब से नहीं, बोला। मैंने वीडियो थोड़ा सा वो कर रखा है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी ना। कोई बात नहीं, So, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब वो मैं सिर्फ हाँ। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा था। तो जो उसमें मेन पार्ट क्या था कि मेरे सामने एक टर्म आया नवग्रह। अब नवग्रह के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु केतु। इस कॉम्बो को हम नवग्रह कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी जो है उसका जो काउंट का जो अप्रोच जो होता है वो ये होता है दैट इट हैज टू बी अ कॉमन सेट। तो जो टर्म था नवग्रह, उसमें 9 कैसे हो गए? क्योंकि एक स्टार है, एक सैटेलाइट है, 2 शैडोज है राहु केतु, और बाकी प्लैनेट्स हैं। तो ये ग्रह टर्म जो है ये क्या है? मैं मेरा क्वेश्चन समझा पाया? हाँ हाँ बिल्कुल। Absolutely. नवग्रह में हम 9 उसको यूनिफाइड टर्म हो गया। 9 को हम एक साथ 9 कैसे कह सकते हैं अगर ग्रह टर्म जो है? तो ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है इन नवग्रह के बीच में? जैसे हम बोल रहे हैं ना, एक सेब एक केला, तो ये 2 नहीं हुए ना, ये हाँ 2 तब हुए जब इसको हमने 2 फल बोला। अदरवाइज ये एक सेब और एक केला है, जितनी बार भी देखेंगे तो वो 9 नहीं बनेंगे, 1 ऑफ ईच हो सकता है। तो जब ये वाला पार्ट सामने आया तो मैंने कहा ऐसी कौन सी डोमेन है जो इन 9 को कॉमनली एब्जॉर्ब कर रही है? तो वहां पे टर्म लिखा हुआ था ग्रह, ग आधा र और ह, ग्रह। जब ग्रह मैंने टर्म देखा तो मुझे पता चला कि ये ग्रह टर्म जो है इट इज प्राइमरीली अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ग्रह टर्म के बारे में? फिर उसके बारे में सोचा ही नहीं है अभी तक। ग्रह माने शायद गृह, घर, कुछ उसके अलग अलग 9 घर हैं क्या, पता नहीं। ओके जी, अनिल जी। मे बी ग्रह मीन्स जस्ट 9 planet काइंड ऑफ थिंग। यही मेरा क्वेश्चन है कि प्लैनेट इज नॉट द एक्चुअल टर्म। पूरा मेरा जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसको 9 प्लैनेट्स कहकर इसको सेम कर देते हैं। बट एंड ऑफ द डे सन इज ए स्टार, मून इज ए सैटेलाइट, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि ये प्लैनेट्स हैं, और राहु केतु जो है वो शैडो है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है इन 9 के 9 में? क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही ग्रह है। तो व्हाट इज दैट ग्रह इन टर्म्स ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग? नो आइडिया सर। ग्रहण 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 भी, ये- ग्रहण भी वहीं से आता है। हाँ ग्रह ह तो और इट ण। इज ग्रेविटी अट्रैक्शन देन इट्स each one of them how much impact it will have on us, does it? No, quite close, quite close. This is very close to the actual answer. Actually, एक्चुअल आंसर क्या है? 2 चीजें ये 9 के 9 अपने साथ में कैरी करते हैं कॉमनली, एंड दैट इज मोमेंटम एंड लाइट। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ये 2 चीजें कॉमनली कनेक्ट करते हैं। मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। Mm. They're all moving. सॉरी, They are all moving. दे ऑल आर मूविंग। तो हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स, नेट हाँ फोर्स ऑन ईच एंड एवरी वन। सही है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा जिसको हम फोर्स के तौर पे लेकर चलते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के तौर पे। तो मोमेंटम हमारी कॉमन डोमेन हो गई, एंड
dp by dt इज फोर्स, तो हम फोर्स के तौर पे उसको कह सकते हैं कि व्हाट इज दैट विच इज causing the movement is the net force which is applied on everything. तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया जो कॉमन है. The second part is everything is sharing light. Sun is generating light, moon is reflecting light, all the planets are reflecting light, and Rahu Ketu are the North Pole and South Pole, and since North Pole and South Pole are of the spherical object, तो जो स्फेयर होता है उसके एजेस पर से वो लाइट कट जाती है. मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ स्क्रीन पर, समझा पाऊंगा क्या? एक सेकेंड, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें यू कैन एक्चुअली ओपन व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड, या यहाँ नीचे है ना, हाँ एग्जैक्ट. ठीक है, तो मैं अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. ड्रॉ. अगर आपका टच स्क्रीन है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं. नहीं, मेरा टच स्क्रीन नहीं है. ये मेरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है. इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे जो सनरेज चली वो ऐसे आ गई. ठीक है. अब इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यहां पर ये सर्किल ना होके स्फेयर है. स्फेयर होने की वजह से यहां पर जो है लाइट कटती है. और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जो पोल्स होते हैं, तो पोल्स के ऊपर मोमेंटम भी जीरो डाउन हो जाता है. तो जैसे लट्टू जो है वो अपने पोल्स के ऊपर अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पर जो है उसका मोमेंटम का इम्पैक्ट मिनिमलिस्टिक होता है. नॉट जीरो बट क्लोज टू जीरो. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन, राहु केतु मीन्स 2 पोल्स, 5 प्लैनेट्स, 2 सन एंड मून, 5 और 2 7 और 2 9, ऐसे करके ये हमारे 9 हो गए. ईच एंड एवरी वन इज हैविंग द कॉमन एलिमेंट बीइंग लाइट. कॉमन एलिमेंट बीइंग लाइट एंड मोमेंटम. ठीक है जी. अब मुझे जो है अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा? आई विल से द नेट फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू dp by dt and net light equal to L, which is equal to, इसको मैथमेटिकली नहीं डालते, ऐसी F और L करके हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर. अब अगर मुझे इसी पार्ट को फिर से एक्सप्लेन करना हो तो मैं इसको बोलूंगा कि मेरे ऊपर जो नेट फोर्स जो है बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम, मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा. नेट फोर्स बिकॉज ऑफ द सोलर सिस्टम, नेट लाइट बिकॉज ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि लाइट भी एक स्टार के तौर पर है और वो 9 डोमेन्स के तौर पर जा रही है. अगर मैं इसको दूसरे पार्ट को डालता हूं तो आई विल से बिकॉज ऑफ यूनिवर्स एंड लाइट बिकॉज ऑफ यूनिवर्स. अगर मैं सोलर सिस्टम को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं पूरे यूनिवर्स पे इंटीग्रेशन कर सकता हूं कि पूरे यूनिवर्स को जो मोमेंटम दे रहा है और पूरे यूनिवर्स में जो लाइट चल रही है. तो आई विल से कि द सम टोटल ऑफ ऑल दी सोलर सिस्टम्स
is the net light, and momentum because of sum total of all the solar systems is the momentum and light. ये मैं यूनिवर्स को डिफाइन ऐसे कर सकता हूं ना, जितने भी स्टार्स हैं और उन स्टार्स के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, इंटीग्रेटिंग ऑल दैट, तो मैं ये टर्म यूज कर सकता हूं ना, FU and LU. इसमें कोई गलती? Assuming those are the only parameters, you can say it is a function of that. Yes, that is what you're trying to say. हाँ, मतलब मेरा मतलब तो जेनरिक टर्म में ही उसको लेकर चलने का है, सो दैट कि मैं वो जो स्लाइड दिखा रहा हूँ उससे इसका कोरिलेशन समझा पाऊंगा फिर। अभी तक का पॉइंट क्लियर है? लाइट एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ द सोलर सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स। नाउ जब मैंने इस पार्ट को स्टडी करा, विच इज force because of whole of universe at point 0, momentum because of whole of universe at point 0. What is 0? अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। एंड दिस इज U इंफिनिटी। इंफिनिटी का सिंबल होता है ना एक, इंफिनिटी को ऐसे कर देते हैं। राइट, तो अब हम इसको पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में बाइफरकेट कर देते। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये 3 पॉइंट जो हैं मैंने डिफाइन कर दिए। एक पॉइंट मैंने बोला पूरा यूनिवर्स, उसकी वजह से जो नेट फोर्स है और जो नेट लाइट है। अब ये जो पूरा यूनिवर्स जो है, इस यूनिवर्स के अंदर 2 पॉइंट हैं जो इसमें विजिबल नहीं होते। एक वो जहां पर ये यूनिवर्स क्रिएट होनी शुरू होती है, पॉइंट 0, जहां से ये यूनिवर्स की क्रिएशन होती है, और एक पॉइंट 1 जहां पर ये पूरी यूनिवर्स जाके टर्मिनेट होती है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। हमने बोला पहला पार्ट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को मैंने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो जब मैंने वो 0 टू इंफिनिटी बोला तो सोलर सिस्टम बन गया यूनिवर्स टोटल बिकॉज ऑफ। अब इसे मैंने क्योंकि 0 बोला और एक इंफिनिटी, 2 टर्म यूज करे मैंने, तो 0 पॉइंट पर नेट फोर्स कितना है और 0 पॉइंट पर नेट लाइट कितनी है, और इनफाइनाइट जो पॉइंट है उस पॉइंट पर 0 मतलब फोर्स कितना है, नेट फोर्स यूनिवर्स का पॉइंट 0 पर और पॉइंट इंफिनिटी पर। मैं ऐसे लॉजिकली 3 पॉइंट ले सकता हूं? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? 0 and infinity, तो you can assume 2 points, पर पहला वाला तो इंटीग्रेशन है ना, वो हाँ, पॉइंट नहीं होगा। पहला वाला इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने पहले वाले को पॉइंट बोला ही नहीं ना। हाँ। मैंने कहा पूरी यूनिवर्स की वजह से फोर्स कितना है और लाइट कितनी है, पूरी यूनिवर्स की वजह से। दैट इज ए। दैट इज ए। हाँ। ठीक है ना? दूसरा मैंने बोला कि पॉइंट 0 पर फोर्स कितनी है, लाइट कितनी है, और इंफिनिटी वाला जो पॉइंट है उस पर फोर्स 0 है, मतलब फोर्स कितना है और लाइट कितनी है। ठीक है जी। यहां पर मैं अब जो है, यहां से ये फिजिक्स जो है ये माइथोलॉजी में कन्वर्ट हो रही है। एंड आई एम राइटिंग दिस एज लक्ष्मी, दिस एज विष्णु।
This I am writing as Brahma, sorry, Saraswati and Brahma. This I am writing as Shakti and Shiv. अब यहां से हम वापस अपनी माइथोलॉजी में जो टर्म्स दे रखे हैं उसके मीनिंग को देखते हैं। लक्ष्मी चंचला होती है, स्त्री चंचला होती है। स्त्री को अगर मुझे फोर्स कहना हो तो आई कैन वेरी वेल यूज द टर्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो हमने जो फोर्स को डिफाइन कर रखा था, जिस फोर्स की वजह से सब कुछ दौड़ रहा था, उसको हमने फेमिनाइन जेंडर दे दिया। और जो लाइट जो थी, जिसको हम प्रकाश कह रहे थे या सूर्य कह रहे थे या विष्णु कह रहे थे, मतलब द्वादश आदित्य में से एक विष्णु के तौर पर टर्म यूज होता है। तो ये जो एस्पेक्ट था, ये एस्पेक्ट लाइट का एस्पेक्ट था। उस लाइट के एस्पेक्ट को हमने जो है वो विष्णु कह दिया। जो हमारी डेफिनेशन थी, इस लाइट का जो सोर्स पॉइंट था, उस सोर्स पॉइंट पे हमने जो है उसको वाइट कलर बोल दिया या उसको ब्रह्मा कह दिया। और उसका जो फेमिनाइन पार्ट था या उसका जो मतलब इनसेपरेबल पार्ट था, अब इसको किसी को भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। ग्रह टर्म में दो चीजें ही कॉमन थी, एक लाइट और एक मोमेंटम। क्या आप लाइट और मोमेंटम को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट मोमेंटम तो लाइट का ही है। एब्सोल्युटली। तो ये दोनों क्योंकि इनसेपरेबल हैं, इसलिए यहां से ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन टर्म जनरेट हुए। अब मैं आपको मैस्कुलाइन फेमिनाइन टर्म का मीनिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा, बट पहले इतने पार्ट पे हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें। तो लाइट का मोमेंटम पार्ट एंड द प्रकाश पार्ट आर सेपरेटेड, ऐसा क्या होता है मतलब? हाँ, क्वांटम का बेसिस भी यही होता है। हम्म, पूरा क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम का मतलब ही अननोन होता है कि आई ऑब्जर्व समथिंग विच इज अननोन। हम्म, मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? मतलब हम्म, पहली बात तो मुझे कोई ना कोई एक मॉडल बनाना पड़ेगा अपनी बात को कहने का। हम्म, तो मुझे जो पहली चीज समझ में आई, मेरे एपिक्स के अंदर जो लिखा हुआ था, वो एक ऐसा पार्ट था जो बेसिक फिजिक्स से बिल्कुल मैच नहीं करता था। और बेसिक फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स नहीं आती थी। और क्वांटम आज भी अननोन ही डोमेन है, उसमें कोई नोन पार्ट ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हो। इट इज जस्ट दैट कि उन्होंने उस अननोन को जानने का एफर्ट करा, जिसकी वजह से उनका एक अजम्पशन सिस्टम बना, एक मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने डिफाइन कर लिया। हम्म, और उन्होंने क्लियर कट टर्म यूज करा कि लाइट जो है इतनी स्पीड से और इतनी डोमेन के बीच में डिसअपियर हो जाती है। उसका मतलब ही ये बनता था कि वहां पर वो कुछ ऐसा फिनोमिनन देख रहे थे जिससे कि जो उनका बेसिक वो था, मतलब फिजिक्स हमारी जिस पार्ट से स्टार्ट हुई थी वो था ऑब्जेक्ट एंड फोर्स, दो अलग अलग चीजें होती हैं। बाद में जो फिजिक्स आई, जो क्लासिकल फिजिक्स थी, वो थी ऑब्जेक्ट और फोर्स दो अलग अलग है। उसके बाद जो फिजिक्स आई थी, उस फिजिक्स के अंदर था ऑब्जेक्ट और फोर्स दोनों एक ही चीज होते हैं। अब ये नई चीज इसके एस्पेक्ट्स के तौर पर आ गए, जिसको अब हम क्वांटम कह रहे हैं, जिसमें कि वो एक बिहेवियर पैटर्न को, जब फोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाते हैं तो उसमें बिहेवियर पैटर्न में जो चेंज होता है, वो क्यों चेंज हो रहा है, उसको अननोन को उन्होंने क्वांटम फिजिक्स कह दिया। बट फंडामेंटली अगर आप क्वांटम का मीनिंग देखोगे तो वो अननोन ही उसमें वहां पर डिपिक्शन है। देयर इज समथिंग अननोन विच इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ इट नोबडी नोज। तो ये जो पार्ट है, ये वैसा ही मैंने सिमिलर अपने सामने देखा। मैं मेरा बात समझा पा रहा हूँ? हम्म। सर मुझे ना दूसरे ओके, कॉल ज्वाइन करनी है। कैन वी, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप कर लीजिए। या मे बी अगर इसको जल्दी रैप अप कर सकते हैं, फाइन, मे बी टुमारो वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, कर सकते हैं। 11:40 तो वैसे भी हो ही गया, तो हाँ इसलिए ठीक है। ये रैप अप ही कर रखा है। आज हमने टेक्निकली कुछ छुआ नहीं है, बट
जो पार्ट मैं एक दिखाना चाह रहा हूँ, इसको मैं एक दफे फिर से इसको जरा सा दिखा देता हूँ, सो दैट कि ये हमारा कनेक्टेड रहे। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप वीडियो नहीं, नहीं। न्यू शेयर और पीपीटी, सही ये है। आ गया ना। हाँ, अब वापस आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर जिस पे हम बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन था हाउ डिड लाइफ बिगिन, व्हाट इज ए लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग के एस्पेक्ट, नेचर, नेचर में प्राण और उसकी क्रिएशन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये हमारे सारे पार्ट आ रहे हैं। और जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई उसमें एक मैंने मैस्कुलाइन पार्ट हाईलाइट करा, एक फेमिनाइन पार्ट हाईलाइट करा। उसमें जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन था वो अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से दिख रहा था। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन ये थे। And these 5 6 objects are actually setting the pace for a high level physics, and which is, इनके इनके ओरिजिनल संस्कृत क्वेश्चंस क्या थे? वो मैं कल शेयर कर दूंगा। ठीक। बट ये मतलब प्रश्नोपनिषद जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है, और उनका संस्कृत पार्ट भी है। मैंने संस्कृत पार्ट डिलीट कर दिया था और सिर्फ इंग्लिश का पार्ट सामने रख दिया था, सो दैट कि हम बेसिक पार्ट को स्टैब्लिश कर लें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि ये जो इमोर्टैलिटी का जो एस्पेक्ट था उसको अलग अलग एस्पेक्ट में बाइफरगेट करके उससे क्रिएशन, और क्रिएशन से जो उसके कोरिलेशंस थे, उसके 16 एस्पेक्ट्स जो हैं इस पूरी पिक्चर में शेयर करे गए थे। तो जब मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ये कौन था। सडनली समथिंग एज ए इनर वॉइस गाइडेड मी कि व्हाई आर यू नॉट लुकिंग एट द टर्म नवग्रह। और उस नवग्रह को जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो और यूनिवर्स को पॉइंट जीरो और उसके तौर पे कनेक्ट करते हो, सो यू सी अ यूनिवर्सल पिक्चर। ठीक है, तो आज का पार्ट यहीं पर ही करते हैं खत्म। कोई चीज वेंकटेश सर को जो है अपना कोई चीज क्वेश्चन करनी है तो कर लेंगे। अनिल जी आप बहुत जो सारे है, क्वेश्चंस हैं। आप जो है वो वाइंड अप कर सकते हैं, Yeah, please. कॉल करके। Thank you. ठीक है Thank ना, you, sir. राइट जी, राइट Bye-bye. Go ahead. जी। पूछिए वेंकटेश जी। तो एक एक तो ये हो गया कि ये 16 पार्ट्स कहाँ कहाँ से आ गए? वो स्ट्रक्चर आएगा अभी। हाँ, तो एंड एंड ये जो 6 प्रश्न हैं जिनसे there are many things that at this point in time appear assumptions. इसमें मैं वो We, गूगल कैसे खोल सकता हूँ? you just have to open a browser. आपके पास एक एक ये एज या वाला, क्रोम कुछ है? हाँ जी वो तो है। मैं मतलब इसको करना कैसे? हाँ हाँ, बस यहाँ आ गया ना, यही यू कैन जस्ट टाइप इन, just do add another, हाँ right, exactly. ये इसका पीडीएफ है, और इसमें वो पिपलाद ऋषि थे जिनसे ये सारे स्टूडेंट जो हैं
सुकेश, भारद्वाज, शैव्य, सत्यकाम, सौर्याणी, गार्गे, ये सारे लोग इनके पास गए थे। और फिर इन्होंने जो है वो क्वेश्चंस और वो सारे कुछ डाले थे। तो मैंने, क्योंकि मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं तो वो है मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूंगा। अभी तो एकदम से ये वाला डिस्कशन आया था ना, तो और जब मैं इसमें ना स को षटकोण के शाह पे डालूंगा तो ये और अच्छी तरह से इसका आंसर पता चलता है कि शहद वाला शाह और षटकोण के शाह में फर्क क्या होता है। तो बट दिस इज प्योर फिजिक्स विच दे आर टॉकिंग अबाउट, नथिंग एल्स। This is very interesting because then we can go deeper into those individual question and answer जो आपने एक ही स्लाइड पे लगाया है. हाँ, तो Then it becomes, I mean, of course, it is a very deep discussion that we can get into, पर very interesting. And I think for the other things जो आप बता रहे हैं उनके लिए, I mean, especially the quantum aspect of it, उसके लिए ये बेस हो जाएगा. नहीं है तो ये बेस ही, बट मेन पार्ट क्या है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी को और फिजिक्स को अलग अलग कर देते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। और हमें लोग उल्टा बोलते हैं, मतलब कि जिसको खुद फिजिक्स नहीं पता होती वो स्पिरिचुअलिटी को जो है वो माइथोलॉजी कह देता है। माइथोलॉजी इज अ मिथ, जो झूठ है। तो हमारा कुछ भी झूठ नहीं है, मतलब ये पूरी संस्कृति सत्य के ऊपर आधारित है। और जो चीज सत्य के ऊपर आधारित होती है उसमें कोई भी एस्पेक्ट को आप टच करिए, उसमें से सिर्फ सत्य पार्ट ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो एस्पेक्ट है जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में फिजिक्स वाले लोग बात नहीं करते। इसके बारे में जो कथावाचक हैं वो बात करते हैं, और उनका फिजिक्स का नॉलेज होना वो जरूरी नहीं होता वहां पर। वो उनको बात करनी है तो वो बात कर सकते हैं। और सिंस आई बीन फॉर्चुनेट कि मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, तो उन्होंने हर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब भी कोई क्वेश्चन आता था तो उसको बड़े रिस्पेक्ट करना सिखाया गया। और जितने टाइम उस क्वेश्चन को आप अपने अंदर घुमाते रहते हो, उसके बाद एक टाइम पर ऐसा होता है कि अंदर की आवाज कहती है अच्छा ले, ये तेरा आंसर आ गया, ले। तो वो जो एस्पेक्ट है ना, वही पूरा का पूरा खेल करता है। और यहाँ पर भी उसने उसी तरह से दिखाया कि तुम्हारे क्वेश्चन कितने मजबूत हैं ये किस बात से पता चलेगा। आर यू रेडी टू सर्व इन दी आश्रम फॉर अनदर 1 year जस्ट फॉर सीकिंग आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन? बोले यस, दीज आर वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन, उसके लिए हम 1 साल तक भी काम कर सकते हैं। देर आई रियलाइज दी जिस्ट कि यार ये जो भी बात कर रहे हैं ये है बड़ा मीनिंगफुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे, दैट डजंट मीन कि ये क्वेश्चन काम के नहीं है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को बार बार देखते जाता, कभी वो टाइम की डोमेन पे बात करते, कभी कुछ। तब जब मेरे को फाइनली मेरा वाला मॉडल से जब मैं कनेक्ट हुआ, जिसमें कि मेरा फर्स्ट डोमेन था अर्थ, फिर वाटर, फिर फायर, फिर एयर, फिर स्काई, फिर डायरेक्शन, फिर टाइम, फिर टाइम के बाद फिर आत्मा, और आत्मा के बाद मन। तो मुझे पता चला अच्छा ये यहाँ पर टाइम का मतलब जो है, जो अलग अलग डोमेन में वेरी कर रहा है, वो इसलिए है बिकॉज लाइट और मोमेंटम से भी पहले टाइम की डोमेन थी। तो जब मैं लाइट को स्टडी करूंगा तो डायरेक्शन के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है। और जब मैं फोर्स को स्टडी करूंगा तो भी डायरेक्शन की डोमेन के तौर पे करूंगा। तो ये डायरेक्शन और टाइम जो है ये दोनों एक हैं या अलग अलग है? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हाँ, तो डोमेन डोमेन अलग है, पर हाँ, तो ये हो गया कि इट इज स्पेस एंड टाइम के बारे में. सो व्हेन यू से स्पेस, डायरेक्शन इज इन द स्पेस डोमेन, पर टाइम इज अ डिफरेंट डोमेन. टाइम डिफरेंट है वो सभी मानते हैं। हाँ. इसलिए जो ब्यूटी है हमारे पूरे कॉन्सेप्ट की वो क्या है, डायरेक्शन एंड टाइम अगेन आर इनसेपरेबल लाइक राहु केतु, दे आर वन बॉडी। उसके दो एस्पेक्ट हैं। आत्मा और मन जो है वो दो बॉडी है, बट
एक साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। मैं मेरा एक्सप्रेशन दे पा रहा हूँ? Yes, the analogy समझ में आता है, हाँ, पर एनालॉजी के तौर पे लेकर चल रहे हैं, बिकॉज हाँ एंड ऑफ द डे जब हम एक एक डोमेन के फर्दर सब पॉइंट्स देखते हैं तब हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन हैज ओनली टू प्रॉपर्टीज, हम्म कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, जुड़ना हम्म और अलग अलग होना। हम्म बट टाइम हैज थ्री प्रॉपर्टीज, काउंट, डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन। हम्म। तो जब आप इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हो तो ये 2 की पावर 3 होता है या 3 की पावर 2 होता है? 2 की पावर 3, नहीं 3 की पावर 2, डिपेंड्स ऑन विच वे यू आर लुकिंग एट इट। तो उसको उस पे देखने के लिए पहले कौन एमर्ज हुआ, टाइम हुआ या डायरेक्शन हुई? वो तो चिकन एंड एग का प्रॉब्लम हो गया था फिर। हाँ, बट हमारे यहाँ कभी चिकन एग की प्रॉब्लम नहीं आई। दैट्स क्यों? द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज देयर वाज वन रिसर्च विच सेड कि जो अंडा जो होता है ना, जिस मटेरियल से बनता है वो मुर्गी के अंदर ही पैदा होता है, मुर्गी को बाहर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए करेक्ट। एग कभी भी पहले नहीं आया, जब भी आए मुर्गी आई। तो ये वाला नहीं, पार्ट वो तो मुर्गी कहाँ से आया? प्रकट हुई, तो क्या? एज इट इज पूरी प्रकट हुई। हाँ, सी दैट इज एन अजम्पशन ना। सी तो उसके लिए प्रूफ नहीं है। तो ऐसे प्रकट होने के लिए, सी सम टाइम इफ इट इज द फर्स्ट टाइम प्रकट हुआ, तो अगेन इट शुड बी पॉसिबल ना। फिर से एक और बार प्रकट होना होना पड़ेगा विदाउट एन अंडा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मॉडलिंग पार्ट। द मोमेंट यू क्रिएट अ मॉडल, अब जैसे ये जो हम प्रॉब्लम